गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला 007। साथियों, आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री करेंगे। चैप्टर सेकंड, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो चैप्टर का सारांश पढ़ लेते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। और जो ये अधिकार दिया था, ये अधिकार दिया था, मतलब मोनोपोली दे दी थी कि आप ही ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यापार करोगे। ठीक है, इंग्लैंड की और कोई कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये राइट मिले ऑफिशियली। और जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो भारत से मसाले, रेशम, सूती कपड़ा और अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीद कर उसको यूरोप में बेचते थे महंगे दामों पे। ठीक है, इंडिया से क्या करती थी कंपनी, इन चीजों को सस्ते दामों में खरीदती थी और इंग्लैंड में इन चीजों को महंगे दामों में बेचा जाता था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ठीक है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने से एक चार्टर मिलता है, इजाजतनामा मिलता है उनको, कंपनी को, जिससे उनको कंपनी को ईस्ट में व्यापार करने का एक अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो जो ये इजाजतनामा मिलता है, चार्टर मिलता है कंपनी को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से, उसका मतलब ये होता है कि जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी को ऑफिशियली राइट मिले हैं ईस्ट में, पूर्व में किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो उसको एक अधिकार मिला था, तो और कोई इंग्लैंड की कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, और जबकि चलो इंग्लैंड की बहुत सारी कंपटीटर कंपनीज को तो रोक लिया, ठीक है, बट जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज है वो तो भेज सकते हैं अपने जितने भी अपनी कंपनीज को, तो वो भेज ही सकते हैं। ठीक है, तो 1498 में 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है और समुद्री मार्ग की खोज करता है। ठीक है, इसके बाद डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज भारत में व्यापार करने लगे और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न भागों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, फैक्ट्रियां स्थापित की। तो साथियों, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लैंड की महारानी ने ऑफिशियली राइट तो इनको दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाओ और पूर्व के देशों के साथ जाके व्यापार करो। ठीक है, बाकी कंपनीज को उन्होंने रोक दिया, इंग्लैंड की बाकी कंपनीज नहीं जा सकती थी, ओनली कौन सी कंपनी जा सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। बट जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, वो भारत आ गए। ठीक है, तो वो भी उसी लाइन में व्यापार कर रहे थे जिस लाइन में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी। तो इनके जो आपस में हित टकराने लग गए। ठीक है, तो ये अपने व्यापार को बचाने के लिए इन्होंने वेपन्स रखने शुरू कर दिए। ठीक है, अपनी थोड़ी थोड़ी इन्होंने सेना इकट्ठी कर ली थी। ठीक है, ताकि इनके जो हित है वो ना टकराएं, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर रहे थे, जो भी चालबाजी कर सकते थे ये कर रहे थे, जैसे किसी का शिप डुबा देना जानबूझकर समुद्र में। ठीक है, या किसी की फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा देना। तो अब सब कुछ हो रहा था। अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का मतभेद होने लग गया। ठीक है, और यूरोप के बाजारों में ना भारत के बने सूती कपड़े और रेशम की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जबरदस्त डिमांड थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी। कहां पर, यूरोप की मार्केट में, यूरोप के बाजारों में। ठीक है, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का बाकी पुर्तगाली कंपनी के साथ, डच कंपनीज के साथ, फ्रांसीसी कंपनी के साथ इनके हित टकराने लगे। ठीक है, धीरे धीरे बाद में चलकर आप देखोगे कि इनके आपस में युद्ध भी होते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बंगाल में व्यापार की शुरुआत कैसे होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार कैसे शुरू करती है, ठीक है। पहली जो ईस्ट इंडिया पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री लगती है वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू होती है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। तो जो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल में व्यापार शुरू करती है तो उनकी जो सबसे पहली कंपनी होती है वो 1651 में हुगली नदी के किनारे उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे कंपनी का व्यापार फैलता गया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किलाबंदी करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। और फिर क्या होता है कि 2 साल बाद वो कुछ मुगल ऑफिसर्स को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद लेते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे उन्होंने पैर पसारने शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। और उन्होंने मुगल ऑफिसर्स को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीदी थी। उनमें से एक गांव था जिसका नाम था कालीकाता, ठीक है, जो बाद में कलकत्ता बना, आज इसे कोलकाता कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी मना लिया, राजी कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का वो फरमान मिल जाए, ठीक है। तो उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए राजी कर लिया कि हमें बिना टैक्स चुकाए, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की परमिशन दी जाए। पर ये परमिशन ओनली कंपनी को थी। अगर कंपनी के कोई ऑफिसर्स हैं वो अपना पर्सनल कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको इस चीज की छूट नहीं थी, उसमें ये छूट उनको नहीं थी, ठीक है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लग गई थी। और औरंगजेब ने जो फरमान जारी किया था, एक शाही आदेश जो जारी किया था, उसमें ओनली कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। जबकि जो कंपनी के ऑफिसर थे वो अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे थे और उन्होंने भी कहा कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। और इस वजह से क्या होने लग गया कि जो बंगाल की रेवेन्यू थी वो बहुत कम हो गई, ठीक है। उनके राजस्व उनका बहुत कम हो गया। तो इस वजह से जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खान, वो विरोध करता है अंग्रेजों का, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो टकराव है वो बंगाल के नवाबों के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो बंगाल के नवाब थे वो कंपनी को अधिक अधिकार देने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे, ठीक है। वो ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने के फेवर में नहीं थे कि उनको टैक्स में भी रिबेट दे दो, हर चीज़ में रिबेट दे दो, वो उनके फेवर में नहीं थे। और कंपनी के अधिकारियों द्वारा कर न देने और किलाबंदी करने से नवाब और कंपनी के बीच तनाव बढ़ा। नवाब चाहते थे कि ये जो कंपनी अपना किलेबंदी कर रही है उससे वो नाखुश थे। और जो वो टैक्स ना देने के लिए जिद कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जिद कर रही थी कि हम नहीं टैक्स देते, हमें बिना टैक्स के काम करने दिया जाए, ठीक है। अगर हम कंपनी तभी ग्रो कर सकती है अगर हम टैक्स ना दें। बट जो बंगाल के नवाब थे वो कह रहे थे कि हमारी जो रेवेन्यू है, हमारा राजस्व है, वो काफ़ी कम होता जा रहा है, हमें टैक्स लेना ही लेना है, ठीक है। तो इस करके इन दोनों के बीच में टकराव होने शुरू हो जाते हैं। और नवाब कहीं ना कहीं चिंतित थे कि अब ये धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं, ये अपना एरिया जो है बढ़ा रहे हैं, ये अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं। तो नवाब इनकी बढ़ती शक्ति से भी परेशान थे। तो इसीलिए आगे चलकर जो एक वो देखने को मिलेगा हमें, युद्ध, प्लासी का युद्ध, उसकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड ये थी,
ठीक है। जो आगे नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो ये युद्ध होता है आगे जाके, प्लासी का युद्ध, उसकी जो ग्राउंड है वो यहां से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब साथियों हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध है वो इस क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आगे जब आप ये किसी भी क्लास की हिस्ट्री पढ़ोगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये जो प्लासी का युद्ध है 1757 का, ये हर जगह पूछा जाता है क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। तो 1756 में क्या होता है, अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है जो बंगाल का नवाब था। उसके बाद किसको नवाब बनाया जाता है, बंगाल का सिराजुद्दौला को, ठीक है। और सिराजुद्दौला काफी पावरफुल नवाब था, वो अंग्रेजों की शर्तें मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, ठीक है। वो चाहता था कि कंपनी चुपचाप उसको टैक्स दे, वो बिना टैक्स के कंपनी को व्यापार करने की परमिशन नहीं दे रहा था, और वो चाहता था कि कंपनी अपनी किलेबंदी ये खत्म करे, बंद करे, ठीक है। और पर होता क्या है कि जो सिराजुद्दौला था, नवाब सिराजुद्दौला था, वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं था, और वहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर अड़ी थी, ठीक है। तो जब दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो दोनों का युद्ध हो जाता है, प्लासी का युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो जो नवाब सिराजुद्दौला होता है वो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में जो एक इनकी फैक्ट्री होती है, इंग्लिश फैक्ट्री होती है, उस पर हमला बोल देता है। और तो जो सिराजुद्दौला की फौज होती है वो बहुत बुरी तरह इन पर हमला करती है, ठीक है। और जब उन मद्रास में इनकी जो फैक्ट्री होती है अंग्रेजों की, तो मद्रास में तैनात जब कंपनी के अफसरों को पता चलता है कि भाई वहां पर युद्ध हो चुका है, कलकत्ता में प्लासी में जो युद्ध हो रहा है, तो वो हमारे हाथ से जाने वाला है, तो जो मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर होते हैं तो वो भी अपनी सेना भेज देते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ने के लिए, ठीक है। बट जो युद्ध होता है वो 99% किसके फेवर में होता है, सिराजुद्दौला के। बट वो हार जाता है ये लड़ाई, किसकी वजह से, अपने एक गद्दार सेनापति की वजह से जिसका नाम होता है मीर जाफर, ठीक है। जो मीर जाफर होता है उसकी गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाता है, जबकि वो 99% युद्ध जीत रहा होता है, ठीक है। क्यों, अब अंग्रेजों को पता था कि हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे, तो वो एक ऐसा कंपीटिटर ढूंढते हैं नवाब सिराजुद्दौला का जो उसकी सेना में है बट वो उसका साथ ना दे लड़ाई में। और अंग्रेज एक ऐसा पपेट रूलर चाहते थे, एक ऐसा वो चाहते थे, कठपुतली नवाब चाहते थे कि जब नवाब सिराजुद्दौला को हम गद्दी से हटाएं और ऐसे कठपुतली नवाब को बिठाएं जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे रूल करे बंगाल में, हमारी शर्तों के हिसाब से रूल करे बंगाल में, ठीक है। जो अंग्रेज उसको करने के लिए कहें उसी वही चीज वो करे, ठीक है। तो मीर जाफर को कहीं ना कहीं पर ये लालच दिया जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर तुम्हें बंगाल की गद्दी पे बिठाया जाएगा, और इसी लालच में आकर सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों का साथ दे देता है और नवाब सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाता है, ठीक है। और यहां से शुरू होती है भारत की दुर्गति, ठीक है। अपने ही देश के गद्दार ने पता नहीं कितने सालों तक अंग्रेजों का गुलाम बना के रखा भारत को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। और भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री बंगाल में स्थापित होती है 1651 में हुगली में, ठीक है। और प्लासी का युद्ध कब होता है, 1757 ईस्वी में, ठीक है। और जब प्लासी का युद्ध होता है तो उस टाइम जो अंग्रेज
अंग्रेजों का नेता होता है, जो अंग्रेजों की सेना को लीड कर रहा होता है, हेड कर रहा होता है, वो होता है रॉबर्ट क्लाइव। और जिसके साथ युद्ध होता है प्लासी का, वो होता है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। और जिस गद्दार सेनापति की वजह से सिराजुद्दौला ये युद्ध हारता है, उसका नाम होता है मीर जाफर। अब प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है कि प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। ठीक है, पर अभी भी जो कंपनी थी वो डायरेक्ट जो शासन संभालने के लिए वो राजी नहीं थे कि हम डायरेक्ट जो है नवाब नहीं बनना चाहते। तो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था व्यापार करना, बिजनेस करना इंडिया में। ठीक है, तो वो चाहते थे कि अगर स्थानीय शासक ही वो नवाब बने तो ज्यादा ठीक है, अब बस वो हमारे इशारे पे चले। ठीक है, जल्दी ही कंपनी को धीरे धीरे बाद में ये भी एहसास होने लग गया कि जितने भी वो पपेट रूलर बना रहे हैं, कठपुतली वाले नवाब बना रहे हैं, वो भी ज्यादा देर तक उनके इशारों पे नहीं काम कर सकते, क्योंकि उन्हें भी अपनी जनता के सामने सम्मान चाहिए होता है। ठीक है, उनको भी दिखावा करना पड़ता है कि हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब मीर जाफर भी कंपनी का विरोध करने लग जाता है, तो मीर जाफर को हटा दिया जाता है और उसकी जगह किसको नवाब बना दिया जाता है, बंगाल का मीर कासिम को। ठीक है, और जब मीर कासिम भी परेशान करने लग जाता है, तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में। ठीक है, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में, जिसमें मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दौला, ये 3 लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। और इसमें जीतता कौन है? इसमें कंपनी की जीत होती है। और जब कंपनी युद्ध जीत जाती है, बक्सर का युद्ध जीत जाती है, तो क्या होता है कि जो मीर कासिम होता है उसको बंगाल से बाहर निकाल दिया जाता है और मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और अब मीर जाफर को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने हैं। ठीक है, अब क्या शर्त है उसके सामने, मीर जाफर के सामने, कि अब आपको हमने नवाब तो बना दिया, पहले हम आपको टैक्स देते थे, अब आपने हमें 5 लाख रुपए टैक्स देना है। ठीक है, तो मीर जाफर हर महीने 5 लाख रुपए किसको चुकाता था? कंपनी को। ठीक है, तो उससे कंपनी क्या करती थी? उस पैसे से अपने सैनिकों के खर्चे निपटाती थी, अपनी व्यापारिक जरूरतें थी उसको निपटाती थी। ठीक है, और कंपनी को अब ज्यादा से ज्यादा कमाई हो रही थी। ठीक है, 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है ना, 1765 में जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है, तब तक कंपनी समझ चुकी थी कि अब हमने कोई पपेट रूलर नहीं बिठाना, कोई कठपुतली वाला नवाब नहीं बिठाना। ठीक है, क्योंकि उनके बहुत बैड एक्सपीरियंस थे कठपुतली नवाबों के साथ। अब वो क्या करते हैं कि वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि हम खुद ही नवाब बनेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब जितने भी दीवानी राइट्स थे बंगाल के, वो किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए। अब कंपनी की राजस्व में कोई कमी नहीं थी, अब वो दबा के टैक्स ले रहे थे बंगाल में। ठीक है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की जो पुरानी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और उसका जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ चुका होता है। और पहले क्या होता था कि जितना भी वो सामान खरीदते थे इंडिया से, तो उसके लिए वो क्या करते थे कि इंडियन व्यापारियों को वो ब्रिटेन से लाए हुए सोने और चांदी देते थे। ठीक है, अंग्रेज जब भारत में कोई सामान खरीदते थे या व्यापार करते थे, तो उसके बदले वो क्या करते थे? पेमेंट देने के लिए ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले वो चीजें खरीदते थे इंडियन व्यापारियों से। तो अब वो प्रॉब्लम भी खत्म होगी जब इनके पास रेवेन्यू आने लग गया, जब बंगाल के दीवानी राइट ही मिल गए इनको, तो इनके पास पैसे आने लग गए। तो अब इंग्लैंड से सोना और चांदी लाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो जो उनको राजस्व हो रहा था बंगाल से ही, उससे ही वो अपना व्यापार कर रहे थे। और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी।
अपनी फौजों को संभाल सकती थी, अपनी कंपनी की मेंटेनेंस, मिलिट्री की मेंटेनेंस सब कुछ कर सकती थी। ठीक है, उन्होंने कलकत्ता में किले बनाने शुरू कर दिए, दफ्तर बनाने शुरू कर दिए।